मुख्यालय में आज बड़ी बैठक हो रही है और पीएम मोदी के जन सेवा के 25 साल पर ये बड़ी बैठक का आयोजन है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो देखिए, जिस प्रकार से 25 साल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को हो रहे हैं, उसको लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैसे देश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी रूपरेखा इस बड़ी बैठक के जरिए प्रदर्शित की जाएगी और इसके लिए आज बड़ी बैठक होनी है। तो देखिए, एक तरफ बैठक होनी है तो दूसरी तरफ बसपा भी लगातार सक्रिय हो चली है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। एक्स पर पोस्ट के जरिए मायावती ने सपा की राजनीतिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि सपा अपने पुराने सहयोगी दलों और नेताओं का सम्मान नहीं करती। मायावती ने पीडीए के पी को लेकर भी निशाना साध दिया है। तो देखिए, इस समय यूपी की सियासत पी पर टिकती हुई नजर आ रही है और मायावती ने पीडीए के पी को लेकर अब निशाना साध दिया है और कहा, कभी पिछड़ा तो कभी पंडित बताना, राजनीतिक फायदे की रणनीति देती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सपा पर संकीर्ण और जातिवादी सोच हावी होने का आरोप लगाते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि सर्व समाज को ऐसी राजनीति से सावधान रहने की जरूरत है। तो देखिए, मायावती लगातार विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है और इस समय पीडीए का फॉर्मूला सबसे ज्यादा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव से ही हिट समाजवादी पार्टी के लिए होता हुआ नजर आया और जिसके बाद पीडीए के फॉर्मूले के हिट होने के बाद समाजवादी पार्टी इसे छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन उसके जरिए वो लगातार जो परिभाषाएं बदलती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर अब सियासी घमासान तेज हो चुका है और जिस प्रकार से मायावती लगातार सक्रिय हो चुकी है, वही आपको बताते चले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल एक बयान सामने आया है। वो बयान आपको सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भी पीडीए की लगातार बदलती परिभाषा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा, पीडीए में पी आगे चलकर पाकिस्तान भी हो जाएगा। वो बयान सुनिए आप। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ज्यादा अपडेट के साथ अविनाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार पी फॉर्मूले पर यूपी की सियासत किस प्रकार से हावी नजर आ रही है। अविनाश, देखिए, जिस तरीके से आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, लगातार जिस तरीके से बहन सुप्रीमो मायावती जिस तरीके से एक्स पर लगातार जो है बयान जारी करते हुए कहीं न कहीं नजर आ रही है, वो लगातार समाजवादी पार्टी के पीडीए को फॉर्मूले को लेकर जिस तरीके से उस पर तंज करते हुए नजर आ रही। कि जिस तरीके से पहले पीडीए का मतलब जो पी का मतलब था वो पिछड़ा था, उसके बाद जिस तरीके से उसमें पंडित कहीं न कहीं जिस तरीके से कह सकते हैं ब्राह्मण वोट को साधने के लिए जो है उसकी कवायद की गई। उसके बाद लगातार जिस तरीके से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इस पर बयान जारी किया, जिसमें एनडीए के जो सीट बंटवारे को लेकर जो आंकड़े थे वो काल्पनिक तौर पर उन्होंने जारी किए। ऐसे में लगातार जो है आप देखें तो उत्तर प्रदेश में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर किस तरीके से बयान
बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीएसपी की अगर बात करें तो बीएसपी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है लगातार। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जनजी जो नेता है आकाश आनंद, वो लगातार जिस तरीके से तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हैं, अखिलेश यादव हो या फिर जो है राहुल गांधी को अंकल कह के संबोधित करते हैं। और या फिर अगर देखें तो जो नई कार्यकारिणी हो या फिर संगठन में तमाम जो पुराने चेहरे हो उनको बड़ी जिम्मेदारी की। सतीश चंद्र मिश्रा की अगर बात करें जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको जो है एक बार फिर से यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, विजय प्रभारी बनाए गए हैं, चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीएसपी की तरफ से भी 2027 के रोड मैप को जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से धरातल पर उतारने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जहां पीडीए का एक बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिक्र करते हुए नजर आए कि जिस तरीके से पीडीए के पार में पिछड़े के साथ साथ जो है पंडितों को जोड़ा गया, उसके साथ जिस तरीके से आने वाले समय में जो है अब उसकी पाकिस्तान से तुलना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए। तो कह सकते हैं वार पलटवार का दौर उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक पार्टियों का जारी है। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले में ही कंफ्यूज नजर आ रही है। कभी कुछ कहती है, कभी पिछड़ा दलित कहती है, तो कभी कहते हैं पीड़ित पंडित कहती है। तो उसको लेकर अब पाकिस्तान की भी एंट्री करवा चुके हैं योगी आदित्यनाथ की। कभी ये इनका फॉर्मूला पी से पाकिस्तान हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो पीडीए का जो फार्मूला है, आप अगर पिछले अगर लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे देखें तो किस तरीके से जो है थोड़ा फायदेमंद साबित हुआ था समाजवादी पार्टी के को। लेकिन अब आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हर पार्टियों को आप अगर देखें तो ब्राह्मण जो वोट है वो काफी निर्णायक साबित होते हैं। ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उसमें जिस तरीके से ब्राह्मणों का जिक्र करने के बाद आप देखें तो बीएसपी हो या फिर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। माना यही जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जो ब्राह्मण वोट है जिनकी अगर देखें तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो तुरंत की जो नाराजगी थी सड़कों पर यूजीसी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए थे, तो माना यही जा रहा है कि हर पार्टी चाहती है कि जो ब्राह्मण वोट है वो भी हमारे पाले में आए। तो बसपा की रणनीति बहुत बदली नजर आ रही है। वो सत्ताधारी दल से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर आक्रामक नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पीडीए के साथ साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से एक पर बयान जारी किया जाता है, जो सहयोगी दल थे समाजवादी पार्टी में कुछ दिन पहले वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी जो इस तरीके से एक पर बयान जारी करती है सीटों के आंकड़े को लेकर, जिस तरीके से तो आप अगर देखें तो मायावती का साफ तौर पर कहना कि ये फायदे की राजनीति है। जो सहयोगी दल उनके साथ पहले सरकार में रह चुके हैं उनके बारे में इस तरीके से जिस तरीके से बयानबाजी करना ये सिर्फ राजनीतिक लाभ है। ये इस पर बयान जारी करते हुए मायावती कहती है। 2027 की रणनीति पूरी तरह से एक बार फिर से जाति पर आती हुई नजर आ रही है। जनजीस के सहारे हो या फिर पीडीए के सहारे, लगातार जाति आधारित ये रणनीति और राजनीति होती हुई नजर आ रही है। अविनाश, बिल्कुल, अगर देखें तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी की तरफ से बड़ा ही आक्रामक रूप से जिस तरीके से मायावती लगातार जिस तरीके से एक्स पर बयान जारी कर रही है, वो बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर जिस तरीके से हमलावर है। उसका वजह यह है कि जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए नारा था उसमें लगातार जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों की बात की जा रही थी अपने मंचों से, वही अब ठीक उधर जिस तरीके से ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। तो खासतौर पर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये गुणा गणित है ताकि आने वाले समय में जो ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित होता है वो भी समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या फिर बीजेपी के पाले में हो। तब की कोशिश यही है वो तो देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से बयानबाजी की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से अब सूबे की सियासत पूरी तरह से जाति पर एक बार फिर से केंद्रित होती हुई नजर आ रही है। यूपी में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और बारिश के साथ नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। लखनऊ से संभल तक कई शहरों में बारिश जारी है और जबकि दर्जनों जिलों में अलर्ट है। गंगा, घाघरा समेत कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। वाराणसी के घाट जलमग्न है तो चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी बाजार तक पहुंच गया। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। वहीं मुरादाबाद में पहाड़ों पर लगातार जिस प्रकार से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है उससे रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि समय से पहले जहां
प्रशासन अलर्ट मोड पर है, घरों तक पानी घुस चुका है और जिससे कई बीमारियों के फैलने का भी खतरा अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यूपी में बारिश का लगातार रौद्र रूप धारण होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 3 तस्वीरें देखिए, वाराणसी जो कि महादेव की नगरी कहा जाता है वो डूबी डूबी नजर आ रही है। 80 घाट की वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और प्रयागराज यानी कि संगम नगरी जहां पर त्रिवेणी का संगम माना जाता है, वहां पर भी लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई घर डूबे नजर आ रहे, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हो। मुरादाबाद में भी खतरे के निशान के ऊपर गंगा बहती हुई नजर आ रही। तो तीनों तस्वीरों में जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नदियां उफनाती हुई नजर आ रही है और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो अभी नॉर्मल के तरीके से है ही है, लेकिन बाढ़ से काफ़ी लोगों को दिक्कत तो होती है। जैसे हम लोग तीर्थ पुरोहित यहाँ के हैं, अब बाढ़ आ जाता है तो यहाँ से अपना सब घाट वगैरह जितने भी बही खाते वगैरह सब हटा के ले जाते हैं। यात्रियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यात्रियों को तीर्थ पुरोहित लोगों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अब चूँकि परेड ग्राउंड पर जो है वहाँ पर उतनी जगह है नहीं और जब उतना ज़्यादा कंजेस्टेड है कि क्या पता भगवान प्रशासन ने वहाँ पर पानी वगैरह कोई चीज़ की व्यवस्था भी नहीं है। किस तरह से अभी जल बढ़ रहा है? जल तो थोड़े में आज सुनने में आया कि थोड़ा बहुत घटा हुआ है आज, बाकी बढ़नाओं में तो उतनी भगवान भी के नहाने की क्या स्थिति है? भगवान का नहाने का तो फिर वही माँ गंगा ही जाने। कल से 15 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया, सुबह 5 बजे से रुका पड़ा पानी। तो अभी और बढ़ने की संभावना है? अब तो मुश्किल है, 3 घंटे से तो पानी न बढ़ा ना घटा, तो वहीं का वहीं वहीं कहीं रुका पड़ा तो सही जाओ। ना। कुछ निचले इलाकों में पानी आ गया होगा, अभी बाढ़ का खतरा नहीं है इतना। तो आपकी तरफ से कोई चेतावनी वगैरह दी? नहीं, कोई खबर नहीं है। जितना पानी आना था वो आ चुका, आएगा तो और बता देंगे। ना अभी कुछ सूचना नहीं मिली हमें। यूपी में बारिश का रौद्र रूप आपने 3 तस्वीरें भी देखी, कैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाराणसी हो या फिर संगम नगरी प्रयागराज, हर जगह लगातार पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन भी अब प्रभावित होने लगा है और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और घरों तक पानी भरने लगा है। तो देखिए घाट डूबे नजर आ रहे, छतों पर अंतिम संस्कार हो रहा। बारिश से यूपी में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए 80 घाट की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वाराणसी में घाटों का जो हाल है वो भी हमने आपको दिखाया। सीढ़ियों तक कितने स्तर तक पानी भर गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मानसून की मार से अब सीधा सीधा असर अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहे हैं। तो नदियां उफनाती हुई नजर आ रही है और जिसके चलते अब प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और हमारे साथ संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस समय ताजा स्थिति क्या है। अमित सिंह हरदोई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि मनीष पालीवाल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज हो या फिर वाराणसी, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। हरदोई में कैसी स्थिति है? अगर देखा जाए तो लगातार हो रही बारिश से कहीं न कहीं जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हुआ है और देखा जाए तो यहाँ प्रमुख नदियां भी यहाँ से निकलती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे रामगंगा हो, चाहे गंभीरी हो, चाहे गर्रा हो। सभी नदियों का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं बाढ़ आने की भी आशंका नजर आ रही है। और जो जिस स्पीड से जल स्तर बढ़ रहा है और लगातार प्रमुख बैराजों से जल छोड़ा जा रहा है, उससे नदियों का जो जल है वो सीधे गाँव की ओर बढ़ रहा है। और कल रात से भी लगातार बारिश लगातार होने से भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, फसलों में भी अब नुकसान होना स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल मनीष, लगातार फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, लगातार पहाड़ी इलाकों में बरसात हुई है, अब उसका असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। एक तरफ जहां नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो शहर के तमाम इलाके हैं वो जलमग्न हो रहे हैं, सड़कें डूब रही है। और आपको बताएं कि वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, इन सभी जिलों से ऐसे चित्र सामने आने लगे हैं, वहां से ऐसे विजुअल सामने आ रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि जो घाट है वो डूब गए हैं। जिस चित्रकूट की बात करें तो मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से वहाँ के जो बाजार है, जो तुलसी घाट और राम घाट है, वहाँ पर जलस्तर बढ़ गया है और
बाजार तक पानी पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ आपकी बताएं कि प्रयागराज में जो संगम का क्षेत्र है वहां पर पानी आ गया है। जलस्तर गंगा यमुना दोनों का बढ़ा है, जिस कारण जो संगम के किनारे का घाट रहता था उसे वहां से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो लेके हनुमान मंदिर है उसके पास तक पानी पहुंच गया है और इसी के साथ वाराणसी में जो तमाम घाट है वो जलमग्न हो गए हैं। और आपको बताएं कि प्रयागराज और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर कि गंगा के किनारे शमशान घाट है और वहां जलस्तर बढ़ने की वजह से अब मजबूरी में ऊपर की तरफ जो सड़क है या दूसरे घाट है वहां पर लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए जाना पड़ रहा है। इसी तरह के हालात मुरादाबाद में है। वहां पर जो रामगंगा नदी है, पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से वहां पर भी जलस्तर बढ़ा है। तो तमाम लोगों को एक तरफ जहां बारिश की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर जो नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितना प्रभावित हो रही है जनजीवन जिस प्रकार से लगातार मानसून दस्तक देने के बाद से? जब से बारिश स्टार्ट हुई है, अभी जो जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, देखा जाए तो हरदोई जनपद के 2 क्षेत्र प्रभावित होते हैं, बिलग्राम और सवाजपुर। क्योंकि सवाजपुर से भी रामगंगा होकर निकलती है, गंगा होकर निकलती हैं, वही बिलग्राम से भी गंगा जी होकर निकलती हैं। जब जिनका जलस्तर बढ़ता है तो लगभग आसपास के क्षेत्रों में सैलाब आने की पूरी संभावना रहती है। और देखा जाए तो लगातार हो रही बारिश ने हरदोई की नगर पालिका के भी दावे खोल के रख दिए हैं। चाहे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, वहां पे भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, चाहे वो हरदोई का आवास विकास क्षेत्र हो, वहां पे भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। कहीं न कहीं देखा जाए तो इंतजामों की पोल खुलती नजर साफ आ रही है। बिल्कुल मनीष, हम देख पा रहे होंगे जगह जगह गड्ढे, जल जमाव, जल भराव की स्थिति साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप देख पाते होंगे कि बारिश के साथ साथ कई बीमारियां भी दस्तक देती हुई नजर आती हैं मानसून में। जी बिल्कुल आरती, देखिए कि जो बरसात होती है, बरसात का मौसम होता है, जो बीमारियां होती हैं उनको बढ़ने का रहता है। और शायद यही वजह है कि जो मलेरिया, डेंगू ऐसे जो बीमारियां हैं, जो मच्छर जनित या कीटाणु से होने वाली बीमारियां, उनका सीजन बढ़ जाता है और तमाम लोग सर्दी, जुकाम, बुखार इस तरह की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। और यही कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग इसकी तरफ लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस मौसम में लोग घरों में पानी इकट्ठा न होने दे, क्योंकि इस मच्छर जनित तमाम बीमारियां होती है जिससे लोगों की जान को खतरा होता है। और यही वजह है कि ये जो मौसम बदला है, जो बरसात का मौसम गया है, इससे तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही, जो ओपीडी है वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और उसमें ज्यादातर जो मरीज है वो बुखार के, मलेरिया, डेंगू इस तरह की जो सीजन है वो शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी सलाह दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और जैसे जैसे अभी ये बरसात का जो पानी है, ये जिन इलाकों में जल भरा हुआ है, वहां से जब पानी निकलता है तो उसके बाद गंदगी होती है और उस गंदगी की वजह से भी तमाम बीमारियां फैलती हैं, जिससे पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो स्वच्छता का खास तौर से ध्यान रखें इस मौसम में, क्योंकि ये मौसम है जो मच्छर जनित और तमाम जो कीटाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं उनका ये सीजन रहता है। तो लोग सावधानी बरतेंगे तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे, और नहीं तो उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा, तो नदियां एक तरफ उफान पर है तो दूसरी तरफ जो राजधानी लखनऊ समेत कई जो जिले हैं जहां लगातार देर शाम से बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, और जिससे लोगों को आने जाने में, क्योंकि गड्ढों से और जिस प्रकार से सड़कें बदहाल हैं उससे खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर में कांग्रेस के शहर कार्यालय पर बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 75 साल से नजूल भूमि पर संचालित हो रहा कांग्रेस का कार्यालय अब खाली करा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से नजूल जमीन पर बने इस कार्यालय को लेकर कार्रवाई की गई और जिसके बाद परिसर को खाली कराया गया। 75 साल पुराने कार्यालय पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की ओर से आगे क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की निगाहें हैं। कमेटी कार्यालय शहर सीतापुर आज खाली कराया गया है। दरअसल इसमें नजूल की भूमि पर ये बना हुआ है और नगर पालिका ने इसको नोटिस दी थी। नोटिस में जो भी समय इनको दिया गया था वो समयावधि पूरी हो गई। इनका जो जवाब आया था उस पर सुनवाई भी हो चुकी है। ये इसके लिए माननीय हाईकोर्ट भी गए थे, माननीय हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके क्रम में आज खाली कराकर इसका कब्जा नगर पालिका परिषद सीतापुर को दे दिया गया। सर, कहा गया था कि अगर समय अवधि के दौरान खाली नहीं किया गया तो इसका पूरा वसूला जाएगा, क्योंकि आज कोर्ट भी रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, क्या इसका कुछ पैसा भी वसूला जाएगा? नहीं, जो भी अब आगे कार्रवाई होनी है वो नगर पालिका के स्तर पर होनी है। तो इस बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से रुक करेंगे, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है।
पति ने पत्नी बेटी की हत्या की है तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां दूसरी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी राजा अंसारी को गिरफ्तार किया है तो ये बड़ी खबर। खोड़ा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। उस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। पति ने पत्नी बेटी की हत्या की है। दूसरी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी राजा अंसारी को गिरफ्तार किया है। थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के चौथे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां खतरे से बाहर है तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हापुड़ में खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 700 किलो मिलावटी मावा जब्त किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी सोयाबीन ऑयल और वनस्पति भी बरामद हुई है। टीम की कार्रवाई से खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और माना जा रहा है कि इस मिलावटी मावे की सप्लाई बाजार में की जानी थी। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के एक सरकारी स्कूल से निकली तस्वीरों ने सियासत गरमा दी। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची सीजेपी टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप सामने आ रहे हैं। आशुतोष राका की टीम ने हमले का आरोप लगाया तो ग्रामीणों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अब सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं बल्कि निरीक्षण, विरोध और सियासत के टकराव का बन गया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देश में कॉकरोचों ने एक बार फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया है और खास बात तो ये है कि वो हंगामा वही करते हैं जहां भाजपा की सरकार होती है। वो कभी कांग्रेस शासित राज्यों में प्रदर्शन नहीं करते। पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी पेपर लीक हुआ, लेकिन वहां सीजेपी ने चुप्पी साधी थी। प्रदर्शन की तो बात ही छोड़िए, वहां कोई झांकने भी तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जहां होगी भाजपा की सरकार, वही कॉकरोचों की सेना करेगी वार। राजस्थान में खदेड़े गए कॉकरोच, गांव वालों ने पीटकर बाहर भगाया। जयपुर में कॉकरोचों की नो एंट्री। अब बात करते हैं अभी की। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ है। राका राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ 1 साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया। उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। आरोप लगाया गया कि राका के साथ मौजूद महिला समर्थकों पर गांव की महिलाओं ने मिट्टी फेंकी। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे
बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। रांका ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, हमले में गाड़ियों के शीशे और मोबाइल तोड़े गए। एक महिला से मारपीट हुई और उनकी शर्ट फाड़ दी गई। टीम के एक सदस्य का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है, कॉकरोच यहां आकर गंदगी करना चाहते हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सीजेपी वाले आए थे, सुबह आए थे, तो हमने प्यार मोहब्बत से उनको समझा के वापस भेज दिया और गांव वाले भी अस्त व्यस्त हो गए थे। उसके बाद करीबन 50-60 आदमी फिर आया, उनके साथ महिलाएं भी आई और वो अभद्रता से हमने रोकने की कोशिश की दोबारा भी। तो आप जानते हो ग्रामीणों में अगर अभद्रता से पेश आएंगे, क्योंकि हम बाहरी पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि देश विरोधी जो नारा लगाएगा उसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजेपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। आशुतोष सहित सीजेपी के 5 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 7 को चोट लगी है। सीजेपी का वाटिका रोड पर राजकीय सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने का भी प्लान था, जिसे अब कैंसिल कर दिया गया। पहले आपको इसी मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं पूरा मामला कहां से शुरू होता है। जागरूक है सब लोग और उसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान के कई कोने कोनों से मेरे पास सूचनाएं आ रही कि हमारे यदि स्कूल को किसी ने व्यवधान पैदा किया तो हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों। लेकिन मैं बीजेपी की तरफ से इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर इस प्रकार का काम न करते, न व्यवधान करते, न करेंगे, कभी नहीं करेंगे। चाहे कांग्रेस के राज में भी नहीं किया है तो अभी भी नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों सीजेपी जयपुर पहुंची? क्यों गांव में जाकर उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया? चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। 17 अगस्त को स्कूलों में मीडिया एंट्री प्रतिबंधित हुई। शिक्षा मंत्री ने मीडिया प्रवेश पर रोक लगाई। 20 अगस्त को सीजेपी ने 2 स्कूलों के निरीक्षण का ऐलान किया। 21 अगस्त की सुबह 8 बजे सीजेपी कार्यकर्ता रामपुरा गांव पहुंचे। 21 अगस्त की सुबह 10 बजे आशुतोष रांका रामपुरा पहुंचे। ग्रामीणों ने पथराव कर सभी को भगा दिया। आशुतोष रांका और उनकी टीम पर हमले को लेकर सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दीपके ने कहा कि स्कूलों में पानी, टॉयलेट तक नहीं है, लेकिन सरकार की कमियां दिखाओ तो हमला झेलो। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को, बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में, इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं। जयपुर में सीजेपी टीम के स्कूल निरीक्षण को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आशुतोष रांका और उनके साथियों ने आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान उन पर पथराव हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कई लोग घायल हुए। वहीं ग्रामीणों ने टीम के आने पर आपत्ति जताई। अब सवाल बड़ा है, स्कूलों की बदहाली दिखाने पहुंची टीम पर आखिर हमला क्यों हुआ? मामला सियासत से जुड़ा या स्थानीय विरोध से? स्पेशल रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट।